हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका वर्मा। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे पुराने लेक्चर्स लगा लिए हैं। ये उम्मीद करते हुए अपने आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं? रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन आप समझ चुके हैं, कई बार अब हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ऑटो रेगुलेशन क्या होता है। मतलब चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑटो रेगुलेशन भी किसमें होगी? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? किडनी। किडनी है तो यही तो है जो कंट्रोल करता है सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन में हम ये देख रहे हैं कि किडनी कैसे खुद को मेंटेन करती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की है? हम कर चुके हैं कि जो हमारी किडनी है उसमें जब ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, मतलब हाई होता है या लो होता है, तो कैसे वर्क करती है, कैसे खुद को कंट्रोल करके रखती है कि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि मेनली उसका क्या फंक्शन है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना एंड यूरिन का फॉर्मेशन करना। लेकिन अगर वो बीपी से अफेक्ट होने लगी तो वो अपने काम टाइम से कर नहीं पाएगी। और लेकिन उसे अपने काम को टाइम से करना है, क्योंकि बहुत जरूरी, ऐसा नहीं होगा तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है आपकी बॉडी के साथ। इसलिए वो उसको अपने काम में कंटिन्यूटी बनाने के लिए वो खुद को कंट्रोल करेगी। कैसे करेगी ये बात हो चुकी है। ये देखते हैं हम आगे की चीजों को अपनी। अभी हमने क्या देखा था? जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो किडनी खुद को कैसे मेंटेन करती है। देन उसके बाद देखा कि ब्लड प्रेशर जब लो होता है जनरल सर्कुलेशन में तो किडनी खुद को कैसे मेंटेन करती है। अब जब हाई होता है तो इतना डिफिकल्ट बात नहीं आती। नॉर्मली एक दो एंजाइम्स केमिकल ऐसे आते हैं जो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें हम, ब्लड प्रेशर जब लो होता है मतलब बीपी गिरता है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें घूम जाती हैं। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम घूम जाता है, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। फिर जब एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी हमारा जनरल सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर गिर गया, जैसे कि देखिए बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? जनरल सर्कुलेशन। जनरल सर्कुलेशन में क्या? बीपी गिर गया। अब जब जनरल सर्कुलेशन में बीपी गिर गया है तो किस में गिरेगा? एफरेंट आर्टरी, मतलब ग्लोमेरुलस में। अभी क्या बात है? जनरल सर्कुलेशन मतलब क्या है? आपको स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए। जनरल सर्कुलेशन मतलब जब हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है एंड सारे ऑर्गन्स तक भेजता है। यहाँ से ये एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएंगे? कैपिलरीज में डिवाइड होकर सारे ऑर्गन्स तक। ठीक है, ऐसे सारे ऑर्गन में जाएंगे और बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वेन में। लेकिन इनमें से अभी एक आर्टरी ऐसी निकलती जो इंटर कहाँ करती है? हमारी किडनी में। किडनी में कहाँ से? यहाँ से। और कहाँ तक जाती है? नेफ्रॉन तक। अब ये नेफ्रॉन तक कैसे जाती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं। ये हमारा जनरल सर्कुलेशन है। जनरल सर्कुलेशन जिसे हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जाता है वापस से वेन में। जनरल सर्कुलेशन से एक आर्टरी निकलती है कहाँ? किडनी के अंदर जाती है, जिसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। ये क्या है? रीनल आर्टरी। रीनल, अभी रीनल की बात हम जब करेंगे किडनी के अंदर इंटर करती है, लेकिन अभी किडनी के अंदर इंटर कर चुके हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ से ये क्या बन जाएगी? एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स अब ये आ चुकी है तो अभी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पतली ट्यूब में। अब ये पतली ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। देन उसके बाद ये आ गई हमारी इफरेंट आर्टरी। अब तक तो ये डायग्राम आपको रट जाना चाहिए। जब से हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, चैप्टर स्टार्ट किया है, 1000 बार इस डायग्राम को हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये केस कौन सा है? हमारा सेकेंड केस है ऑटो रेगुलेशन का, जब बीपी हमारा गिरता है, मतलब ब्लड प्रेशर लो होता है। तो क्या बात है? जब जनरल सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर लो होगा तो यही तो ब्लड कहाँ एंटर कर रहा है? हमारी इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी इट मींस कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में। यही हमारे ग्लोमेरुलर में इंटर कर रहा है। तो जो ग्लोमेरुलर उसमें भी कितना कैसा है? ब्लड प्रेशर कम है। अब यहां से क्या स्टार्ट होता है? हमारा नेफ्रॉन। फिर ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड ये डीसीटी। तो ये क्या है? हमारा किडनी के अंदर जो भी फंक्शन चल रहा है इस तरीके से दिखाई देता है।
जब ब्लड प्रेशर जनरल सर्कुलेशन में गिरा तो एफरेंट आर्टरी में गिरा, तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है बहुत कम है। अब ब्लड का फ्लो यहाँ कम है तो जो ब्लड प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लग रहा है, वो भी गिर जाएगा। नॉर्मली NFP कितना होता है 10 mm ऑफ Hg, लेकिन जब लो ब्लड प्रेशर होगा तो ये डाउन होने लगेगा। NFP डाउन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो यहाँ से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी गिरेगा। अब जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट गिर रहा है तो यहाँ पर जो भी चीज फिल्ट्रेट हो रही है, यहाँ से क्या होता है, जो भी चीज फिल्ट्रेट हो रही है एक्स्ट्रा चीज है उसको वापस से रीअब्सॉर्ब करती है, यहाँ की सेल निकाल कर कहाँ भेजती है, यहाँ से जाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट या एक्स्ट्रा आयंस या ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुए वापस से रीअब्सॉर्ब कर देती है ब्लड में। लेकिन अभी क्या होगा, नॉर्मली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब कि एक्स्ट्रा सॉल्ट तो बाहर निकालता है, लेकिन यहाँ पर फ्लो कम होने के कारण ये एक्स्ट्रा सॉल्ट भी कैच कर लेगा। अब जब ये एक्स्ट्रा सॉल्ट कैच करेगा तो ये कहाँ एंटर करेगा, जनरल सर्कुलेशन में लास्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं रीनल वेन। क्लियर। अब यहाँ से देखिए क्या बात हुई, हमारी एक्स्ट्रा सॉल्ट ने कैच कर लिया, क्योंकि यूरिया जो फ्लो है लिक्विड का बहुत स्लो है, तो यहाँ पे जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट है इसमें है ही फीका सा टेस्ट ले से। टेस्ट ले से तो कैसे पता चला यहाँ पे टेस्ट ले से, अगर इसको मैं अच्छे से शो करूँ, ये हमारा DCT में यहाँ पर हमारे कुछ सेल्स बैठे हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। ये चेक करेंगे कि जो यूरिन है इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बैलेंस है या नहीं है। अब ये क्योंकि सॉल्ट का बैलेंस मतलब नहीं है मेंटेन, तो यहाँ पे ये सेंस करके सिग्नल किसको देंगे, यहाँ पे स्पेशल सेल बैठे हुए हैं, इन सेल को हम क्या बोलते हैं JG सेल। अब हम इसे JG सेल के नाम से जानेंगे, JG सेल मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जैसे ही सिग्नल इन तक पहुंचा तो इनको आ गया गुस्सा और इनने क्या डाला ब्लड में, रेनिन केमिकल। ये जो है क्या है, रेनिन। रेनिन जैसे ब्लड में आया तो ये जनरल सर्कुलेशन से घूमते घुमाते कहाँ पहुंच गया, यहाँ। अब यहाँ कौन बैठा हुआ है, लीवर। लीवर क्या कर रहा है, हर एक सेकेंड में केमिकल डाल रहा है, हार्मोन डाल रहा है जो कि इनएक्टिव है, जिसे हम क्या बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो इनएक्टिव है, मतलब आलसी किस्म का है। ये आलसी है तो इसके पास कौन आया है, रेनिन आया है इसको एक्टिव करने के लिए। तो रेनिन आ गया ये यहाँ पर, और रेनिन के साथ मिलकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, एंजियोटेंसिन 1 आ गया है और एंजियोटेंसिन 1 एंटर कहाँ करेगा, लंग में, लंग्स में, और लंग्स से ये ACE से रिएक्शन करके ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACG का फुल फॉर्म है, इससे रिएक्शन करके AG2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब AG2 की, ये तो हमारी जनरल सर्कुलेशन की बात होगी, जब ब्लड प्रेशर गिरा है तो ये क्रियाकलाप होने वाला है सारा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे A2 मतलब कि एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस, एक्शन, क्या क्या एक्शन थे। तो पहला तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये फंक्शंस होंगे, उसके बाद एंजियोटेंसिन बनेगा। कैसे बना एंजियोटेंसिन, नॉर्मली जनरल सर्कुलेशन में बीपी गिरा, बीपी के गिरने से क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कम होगा तभी क्या एंजियोटेंसिन 2 उत्पन्न होगा। आपको ये बात याद रखना चाहिए, जब भी यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, नॉर्मली ब्लड प्रेशर कम होगा तो यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, यूरिन फॉर्मेशन कम होगा तो एंजियोटेंसिन 2 आएंगे। ये इनका काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन को मेंटेन करना, मतलब बढ़ाना, जो कम हो रहा है ब्लड प्रेशर को हाई करना, इसका मेन फंक्शन है। तो अभी क्या करेगा, तो जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हुआ तो यहाँ से क्या NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का रेट भी गिर गया। अब जब ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर गिरा तो GFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट गिरा, जो फिल्ट्रेट हो रहा था
अब ये फ्लूइड का फ्लो बहुत कम है, इसलिए इन सेल्स को मौका मिल गया एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालने का। एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकल गया तो जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट सॉल्ट मतलब टेस्टलेस हो रहा है। अब इस टेस्ट को चेक करने के लिए कि अच्छा खासा यूरिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको चेक करने के लिए कुछ सेल्स बैठे जिसे मैक्यूला डेंसा बोल रहे हैं। ये मैक्यूला डेंसा को जैसे ही पता चलता है कि यूरिन में तो भाई सॉल्ट ही नहीं है, ये तो टेस्टलेस है, तो ये सिग्नल देंगे हमारे एफरेंट आर्टरी में बैठे हुए सेल्स, जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को। जैसे ही ये सिग्नल इनके पास पहुंचेगा तो ये केमिकल छोड़ देंगे कि अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, टेस्ट मेंटेन होना चाहिए, सॉल्ट मेंटेन होना चाहिए यूरिन में। मेन फंक्शन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना, एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालना बॉडी से यूरिन के फॉर्मेशन से। तो अगर यहाँ पर सॉल्ट ही नहीं होगा तो कैसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, मेन तो इसका यही फंक्शन है। तो इसने रिलीज कर दिया रेनिन को ताकि एक्स्ट्रा सॉल्ट जो वापस से जा रहा है ब्लड में वो ना जाए। अब क्या होगा, रेनिन आया, रेनिन का तो अभी कोई फंक्शन नहीं दिखा, बस ये देखा कि रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन जो कि लीवर से आ रहा है उसे रिएक्शन करके उसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो एंजियोटेंसिन 1 है वो इंटर किया लंग्स में और एसीजी मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से रिएक्शन करके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 इसका एक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे इसका एक्शन, जो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। ये क्या करेगा, फर्स्ट फंक्शन होता है इसका, सबसे पहले जाके अभी क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, ब्लड प्रेशर को ये उठाएगा ताकि यूरिन का फॉर्मेशन हो सके अच्छे से। यहाँ पे सारा गड़बड़ कहाँ से हुआ, ब्लड प्रेशर से हुआ। बीपी को उठाना इसका काम है, तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 का पहला फंक्शन होगा ये वेजो कंस्ट्रक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये जो लिक्विड है ब्लड है भरने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा। और जैसे यहाँ पे लिक्विड कलेक्ट होगा तो क्या बढ़ेगा, NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, देन उसके बाद GFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो जो लिक्विड पास हो रहा था स्लो वो स्पीडली होने लगेगा। जब स्पीडली होगा तो यहाँ से एक्स्ट्रा सॉल्ट वापस बाहर नहीं जा पाएंगे और जो यूरिन बनेगा अच्छा खासा उस पर सॉल्ट होगा। जब इस पर सॉल्ट होगा तो ये सिग्नल नहीं देगा, फिर रेनिन नहीं निकलेगा और रेनिन निकलेगा तो ये क्रियाकलाप नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बात हुई, एंजियोटेंसिन 2 जो निकला है, बना है एंजियोटेंसिन 2, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो रक्तकर्म हो रहे हैं फालतू के उल्टे सीधे उसको मेंटेन करके रखे, मतलब ये जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर गिर रहा है इसको उठाए। तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर ये जो वेसल से आर्टरी, इफरेंट आर्टरी है, आर्टरियोल से इसको कांटेक्ट कर देगा, इसलिए इसका फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये पहला फंक्शन हो गया, इसको इफरेंट आर्टरी को ये कंस्ट्रक्ट कर देगा जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों, जब इसने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पर तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और प्रेशर जनरेट हो गया ज्यादा और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया। ये तो इसका मेन फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब इसकी दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये फॉर्मेशन करता है एल्डोस्टेरोन। कल बात की थी हमने एल्डोस्टेरोन की, कहाँ से बनता है, किडनी से। ये जो होता है एंजियोटेंसिन 2 ये किडनी पर बैठे ग्लैंड जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इस पर एक्ट करता है, इस पर एक्ट करता है। तो यहाँ से क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, तो मतलब मेनली एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराना। अभी एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये जो हमारी क्या है नेफ्रॉन वाला पार्ट है, नेफ्रॉन में DCT जो है यहाँ पर क्या लगाएगा, अच्छे से समझना है आपको, यहाँ पर ये पंप लगा देगा जिन्हें हम बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। ये प्रोटीन होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है सोडियम पोटेशियम पंप का, ये इनके ये जो एल्डोस्टेरोन है इंटर किया सेल के न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन दी और सोडियम पोटेशियम पंप बना दिया। ऐसे क्या बोल रहे हैं हम, सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप बना तो इसका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ से सोडियम को बाहर फेंकना एंड पोटेशियम को अंदर डालना। अब जब ये पोटेशियम अंदर जाएगा सोडियम बाहर जाएगा तो सोडियम की वैल्यू कम होगी इस सेल के अंदर, तो ये ल्यूमेन जो है हमारे यहाँ से ये सोडियम को निकालने की कोशिश करेगा। जब ल्यूमेन से सोडियम को खींचेगा और ल्यूमेन क्या है, सोडियम क्या है, एक आयन है, आयन से प्यार कौन करता है, वाटर। तो सोडियम के साथ साथ यहाँ से वाटर मतलब H2O भी आएगा और ये फर्दर कहाँ इंटर करेंगे, हमारी ब्लड वेसल में वाटर। ठीक है, और ये ब्लड वेसल ऐसे जब ब्लड वेसल में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, देखिए क्या बोला मैंने, ये जो एल्डोस्टेरोन है एक्शन करेगा नेफ्रॉन के DCT वाले पार्ट पे जो सेल है वहां पर क्या बनाएगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम पंप।
सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे, अंदर से सोडियम को बाहर फेंकेंगे सेल से और पोटेशियम को अंदर डालेंगे। जब सोडियम कम होगा तो ल्यूमेन से सोडियम को सक करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। अब सोडियम तो अकेला आएगा नहीं, वो अपने हस्बैंड को लेके आएगा, मतलब वाटर को, वाटर इसके साथ आएगा तो फर्दर ये वाटर कहाँ इंटर करेगा, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में वाटर इंटर करा तो मतलब जनरल सर्कुलेशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। तो दूसरा फंक्शन है इसका एल्डोस्टेरोन को रिलीज करना, और एल्डोस्टेरोन का क्या एक्शन है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। आई होप आपको ये समझ में आया। अब तीसरा मेन फंक्शन है जिसकी हमने बात नहीं की अभी तक, थर्ड इसका एंजियोटेंसिन का फंक्शन है, हम यहाँ देखेंगे ये करेगा एडीएच को रिलीज। अब ये एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है ये बात कर लेते हैं। देखियो, एक होता है डायूरेटिक, एक दूसरा होता है एंटी डायूरेटिक। तो डायूरेटिक देखिए यहाँ पे देखते हैं, एक होता है क्या, डायूरेटिक, और दूसरा होता है एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब ऐसे आयंस या मटेरियल या हार्मोन्स या एंजाइम्स जो यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, उसे बोलते हैं हम डायूरेटिक। और एंटी डायूरेटिक जो इसका अपोजिट होता है, जो यूरिन के फॉर्मेशन को कम करते हैं। समझ में आया, डायूरेटिक जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे और एंटी डायूरेटिक जो यूरिन के फॉर्मेशन को कम करेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक एंड एंटी डायूरेटिक। समझ में आया, डायूरेटिक क्या बोला मैंने, जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाए, और एंटी मतलब इसका अपोजिट जो यूरिन के फॉर्मेशन को कम करे, इसको इफेक्ट करे। तो ये जो एडीएच होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये क्या करता है, ये जाता है हमारे ब्रेन में, कहाँ, अभी कुछ टाइम के लिए लिवर को मैं हटाना चाहूंगी, ये जाएगा ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में। यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ये देखिए ध्यान से समझिए, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है कहाँ से रिलीज होगा इसकी बात हो रही है। ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है इंटर करेगा ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पर कुछ क्या है, न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, जो सेंस करके यहाँ पर सिग्नल देंगे कि एंजियोटेंसिन 2 आ चुका है। और जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 का पता चला, यहाँ पिट्यूटरी से बोलते हैं, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो कंट्रोल करके रखती है और भी ग्लैंड्स को। यहाँ तक जैसे सिग्नल पहुंचा तो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होगा। इसी हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करेगा, ये यूरिन के फॉर्मेशन को कम करने में हेल्प करेगा। तो ये जो यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ रहा है ना, इसको कम कैसे करेगा, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। जब बीपी बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा तो एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं करवाएंगे। तो सारा ही काम क्या है, एडीएच का भी एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मेशन को कम करने का काम। ठीक है, आई होप आपको ये 3 फंक्शन इसके समझ में आ गए हैं। तो ये अगर हम इसका फ्लो चार्ट के फॉर्म में से देखें तो क्या होगा, ये जो एडीएच है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, एल्डोस्टेरोन। वैसे एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, यहाँ जो डीसीटी के सेल है इंटरनल साइड में चैनल बना देगा जिसे बोलते हैं एक्वापोरिन। और ये क्या करते हैं, ये ल्यूमेन से वाटर को सक करने लगते हैं, जिसके कारण यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको फ्लो चार्ट पर देखेंगे तो इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या बात की हमने, हम देखेंगे एंजियोटेंसिन 2 का एक्शन कहाँ कहाँ होता है, 3 टाइप से होता है, 3 टाइप से, तो तीनों डायरेक्शन में कैसे कैसे इसका एक्शन होता है, इसको हम फ्लो चार्ट में देखने वाले हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया, लेकिन इसी चीज को आप फ्लो चार्ट में देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा ना, रट जाएगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे, एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। सबसे पहले क्या बात करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ।
जनरल सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर गिरा, ये बात आपको पता है। जब ब्लड प्रेशर गिरा तो इफरेंट आर्टरी में भी ब्लड का फ्लो कम हुआ, मतलब ब्लड प्रेशर गिरा, जिसके कारण ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट गिर गया। और जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट गिरा तो यहाँ से फ्लो कम होने के कारण एक्स्ट्रा सॉल्ट निकला, जिसके कारण यूरिन जो फॉर्म हुआ है टेस्टलेस हुआ है, विदाउट सॉल्ट हुआ है। सॉल्ट कम है तो यहाँ पे कुछ सेल्स बैठे हैं जो चुगली करते हैं किसको, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल को। उन सेल को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। सेंस करेंगे कि यूरिन तो अच्छा सा नहीं बना है जैसा बनना चाहिए, पता चला जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल को, तो इनको जल्दी पता चला यूरिन सही से नहीं बन रहा है, तो इन्हें केमिकल डाला रेनिन जिसे बोलते हैं। रेनिन जाएगा ब्लड में और जैसे ही जो लीवर है, लीवर रिलीज करता है हर एक सेकंड में एंजियोटेंसिनोजेन को, तो वो उससे रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, कौन आया एंजियोटेंसिन को कैसे बना, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लीवर की। लीवर से कौन निकला, एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन तो बड़ा ही अलाल किस्म का था, मतलब ये रिलीज तो हर एक सेकंड में हो रहा है, लेकिन इसको कोई काम आता नहीं है। लेकिन अब इससे काम कराने का टाइम आ चुका है। काम कौन कराएगा इससे, कौन इतना हिम्मत वाला है, तो वो हिम्मत वाला है रेनिन। कौन है, रेनिन, जो कहाँ से आया है, जेजी सेल से, मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल से, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस से पहले एफरेंट आर्टरियोल्स में, जेजी सेल। यहाँ से कौन आया, रेनिन। जैसे रेनिन आया तो रेनिन के पास ही इतनी हिम्मत है जो इसको काम करवा सके थोड़ा बहुत, तो ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। लेकिन अभी इसने काम करना स्टार्ट किया है तो इसकी स्पीड इतनी नहीं है, इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो ये कहाँ जाएगा, लंग्स तक। कहाँ पर जाएगा, लंग्स तक। लंग्स में ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 में तैयार हो चुका है। अब ये जोर जोर से काम करने वाला है। क्या ये कब हो रहा था, जब ब्लड प्रेशर गिरा था, मतलब डाउन हुआ था। अब ब्लड प्रेशर डाउन हुआ तो ये सब कारनामे हो गए हैं। अब ये इसका पूरा काम होगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। अब ब्लड प्रेशर को कैसे कैसे बढ़ाएगा ये, पहला काम क्या करेगा ये होता है वेरी स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रक्शन। मतलब ये जो हमारी इफरेंट आर्टरी होती है इसे कांटेक्ट कर देता है। जब इफरेंट आर्टरी कांटेक्ट होती है तो यहाँ पे कलेक्ट होता है फ्लूइड, और फ्लूइड के कलेक्ट होने से यहाँ पे GFR बढ़ जाता है। जब GFR बढ़ेगा, देखो क्या बात हुई, कांटेक्ट होने से BP इंक्रीज हुआ। नॉर्मली BP लो था, यहाँ पर इसका मेन फंक्शन है वेजो कंस्ट्रक्शन का, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और क्या बढ़ गया, GFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ गया। ठीक है, ये चीज हो गई है। अब दूसरा काम क्या है इसका, ये तो इसका मेन फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन क्या है, ये किसको रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये किडनी में जाएगा, और वहाँ किडनी में मतलब नेफ्रॉन के पास जाएगा, और नेफ्रॉन में जो हमारे DCT वाले सेल हैं, यहाँ पर क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप बना देगा। और जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप बनेगा तो यहाँ से सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर डालेगा। जहाँ पे सोडियम का वैल्यू कम होगा तो सोडियम आयन को इस लुमेन से सक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तो सोडियम आयन यहाँ आएगा तो यहाँ से साथ साथ कौन आएगा, वाटर, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ऑस्मोलाइटिक होते हैं। और जैसे ही वाटर आएगा तो फर्दर वाटर कहाँ एंटर करेगा, ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल में वाटर बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, BP बढ़ेगा।
तो ये भी क्या करेगा, हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर को हाई करने में। थर्ड इसका फंक्शन है, ये रिलीज करेगा ब्रेन के पास जाके, ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस से वहां जाएगा, फिर जाएगा पिट्यूटरी तक एक्शन दिखाते हुए, और एक केमिकल मतलब हार्मोन्स को रिलीज करेगा जिसे क्या बोलेंगे, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। मतलब ये क्या करता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन से मतलब यूरिन के फॉर्मेशन को कम कर देगा। नॉर्मली ऐसे सब्सटेंस को डिफेक्ट करेगा जो यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यूरिन के फॉर्मेशन को कम कर देगा। दूसरा, ये जो हमारे नेफ्रॉन में बैठे हैं डीसीटी में, डीसीटी वाले पार्ट में जो सेल, इन पे क्या करेगा, यहाँ से एक्वापोरिन बना देगा। क्या बना देगा, एक्वापोरिन। और जैसे एक्वापोरिन का फॉर्मेशन होगा तो ये ल्यूमेन से ब्लड वाटर को सक करेंगे और ब्लड में वाटर का फिर से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो बीपी भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। ठीक है। और वेसोप्रेसिन मतलब ये जर्नल सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि जनरल सर्कुलेशन में जो ब्लड वेसल होती है इनको कांटेक्ट करता है, ये भी वेसो कंस्ट्रक्शन, इसलिए हम इसे वेसोप्रेसिन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट किसका, एंजियोटेंसिन के एक्शन का। अब एक चीज और आपको देखना है, अब हम देखेंगे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जिसे हम क्या बोलते हैं, ANF। अभी क्या बात हुई, ये तीनों जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका मेनली फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर को हाई करना। लेकिन लगातार ब्लड प्रेशर ये हाई होता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा यहाँ कौन बैठा है, हार्ट को ये बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि ब्लड प्रेशर हाई हो। कुछ लिमिट तक कुछ चलेगा, लेकिन कंटिन्यू का ब्लड प्रेशर हाई होता रहा तो इसे गुस्सा आएगी। अब इसे जब गुस्सा आएगी तो इसके एट्रिया है, एक हार्मोन को रिलीज करेंगे। इस हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है। अब ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है क्या करता है, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। इसके हाथ में होता है चाकू। ये क्या करता है, जो अभी पूरा हम पीछे चीज देख चुके हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रास, RAAS, रास। इसका मतलब होता है, रास का फुल फॉर्म क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को हाई करने में हेल्प करता है, रात का काम है। लेकिन जब दिमाग खराब होगा हार्ट का कि लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से एक फैक्टर रिलीज होगा जिसे ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। ये क्या करेगा, रास को मारेगा। मतलब ब्लड प्रेशर को हाई करना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ज्यादा, इसलिए रास को मारेगा, मतलब किल करेगा, किल करने में हेल्प करेगा, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल आने लगेगा। तो इसका फंक्शन है। अब इसका डिटेल फंक्शन जानना है हम अगली क्लास में देखेंगे, अब क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।